हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 10th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉचेज थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखिए, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, देन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर अ क्लोज्ड कंटूर सी इक्वल टू 0। मतलब अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो किसी कंटूर सी में। कंटूर होता है क्लोज्ड कर्व जिसमें हम किसी फंक्शन एफ जेड की एनालिटिसिटी चेक करते हैं, तो उस क्लोज्ड कर्व में टोटल इंटीग्रल एफ जेड डी जेड 0 होता है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जिसके अकॉर्डिंग किसी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का टोटल लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड कंटूर वो 0 होता है। कॉची थ्योरम पर बेस्ड हर यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आप वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन सीख के जाएंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें हमें कॉचीज थ्योरम वेरीफाई करनी है 5 sin 2z के लिए, जबकि क्लोज्ड कंटूर है एक स्क्वायर जिसके वर्टिसेस हैं 1 प्लस माइनस आयटा एंड -1 प्लस माइनस आयटा। तो इन वर्टिसेस को ध्यान से समझिए। ये जो पहला पॉइंट है 1 प्लस माइनस आयटा, इसके अंदर 1 1 और 1 -1 दो वर्टिसेस हैं, जबकि दूसरा जो कोऑर्डिनेट है इसके अंदर भी -1 1 और -1 दो कोऑर्डिनेट हैं। तो इस तरह से हमें क्लोज्ड स्क्वायर के चारों वर्टिसेस मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए भाई, इसका क्या होगा। हमने एफ जेड लिखा 5 sin 2z और वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कि ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर माना जिसका सेंटर O है। ए के कोऑर्डिनेट -1 बी के कोऑर्डिनेट 1 -1, सी के कोऑर्डिनेट 1 1 और डी के कोऑर्डिनेट -1 1 हो जाएंगे। हमें इस क्लोज्ड स्क्वायर ABCD के अलोंग वेरीफाई करना है कि कॉचीज थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड 0 होगा। तो हम इस क्लोज्ड स्क्वायर के लिए इस ABCD को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, AB BC CD DA। तो अब पोर्शन AB के लिए देखिए, यहां पर y की वैल्यू -1 है जो कि कांस्टेंट है, इस वजह से dy की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो x है वो -1 से 1 वेरी कर रहा है, क्योंकि A पॉइंट में x की वैल्यू -1 है और B पॉइंट में x की वैल्यू 1 है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो वैल्यू चेंज होगी, जैसे यहां पर x की वैल्यू चेंज हो रही है -1 से 1, वो तो लिमिट बनेगी। और जो वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे यहां पर y की वैल्यू -1 कांस्टेंट है, क्योंकि A में भी -1 है और B के अंदर भी y की वैल्यू -1 है, वो हमारी इस फंक्शन में y अपनी जगह उसकी वैल्यू ले लेगा और dy 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम जब पोर्शन BC के लिए काम करेंगे तो उस पोर्शन में x की वैल्यू कांस्टेंट है 1, इस वजह से dx 0 हो जाएगा, जबकि y की वैल्यू -1 से 1 वेरी कर रही है, तो वो y की लिमिट बन जाएगी। सिमिलरली CD पोर्शन में देखिए, यहां पर y की वैल्यू 1 कांस्टेंट है और dy 0 हो जाएगा इसकी वजह से, जबकि x की वैल्यू 1 से लेकर -1 वेरी कर रही है, तो ये लिमिट बनेगी इस पोर्शन के लिए। जबकि लास्ट और फोर्थ पोर्शन में हम देखेंगे कि x की वैल्यू -1 यहां पर कांस्टेंट हो गई, इस वजह से dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ y की वैल्यू 1 to -1 वेरी कर रही है, तो ये लिमिट बनेगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपने यह समझना है कि जिस भी पोर्शन में एक वैल्यू कांस्टेंट है तो वो अपनी वैल्यू लेगी और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जबकि दूसरी वैल्यू जो चेंज हो रही है वो लिमिट का काम करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन एफ जेड को 4 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। क्या कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड, फिर इंटीग्रल फॉर बी सी एफ जेड डी जेड, इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड और इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड। हम इन 4 पोर्शन के इंटीग्रल अलग अलग निकालेंगे और लास्ट में इन चारों आंसर को जोड़ के लिखेंगे और ये दिखाएंगे कि वो 0 आता है। तो पहले पोर्शन के लिए काम करते हैं, इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड के लिए। तो इसमें हमने एफ जेड की वैल्यू रख दी 5 sin 2z। अब हमें पता है z होता है x प्लस आयटा y और dz की वैल्यू dx प्लस आयटा dy, तो हमने इसमें रख दिया और इसे हमने I1 कंसीडर किया। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जो ए बी पोर्शन है उसमें x की वैल्यू -1 to 1 चेंज हो रही है, जबकि y की वैल्यू -1 है
और dy हो जाएगा 0। तो आप ए बी वाले पोर्शन की वैल्यूज को उठाकर इसमें रख दीजिए तो आपको मिलेगा I1 इक्वल, देखो लिमिट आ रही है -1 to 1, ये x की लिमिट है क्योंकि x वेरी कर रहा है। तो 5 sin 2 ब्रैकेट में x प्लस आयटा और y अपनी वैल्यू ले रहा है -1, इस वजह से माइनस आयटा हो गया, इंटू दूसरे ब्रैकेट में dx अपनी जगह प्लस आयटा और dy की जगह हो गया 0। ये लाइन फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ए बी पोर्शन के लिए x की वैल्यू वेरी कर रही है -1 to 1, जबकि y कांस्टेंट है -1, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया और y ने अपनी वैल्यू ले ली -1। अब आगे बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको ठीक करके लिखे तो कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रल -1 to 1 5 sin 2 x माइनस आयटा इंटू dx। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है, हमें पता है माइनस कॉस 2 x माइनस आयटा और 2 कोफिशिएंट अपॉन पर आएगा, इसलिए हमने -5/2 को बाहर कर दिया। लिमिट आ गई है -1 to 1। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो I1 इक्वल -5/2 cos 2, अपर लिमिट आ रही है x की जगह 1 माइनस आयटा माइनस cos 2, लोअर लिमिट आ रही है -1 माइनस आयटा। अब सेकंड वाले cos से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, -5/2 cos 2 1 माइनस आयटा माइनस cos 2 इंटू 1 प्लस आयटा, क्योंकि cos माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसी तरह से हम इसका I2 निकालेंगे, उसके लिए हमने इसका सेकंड पार्ट लिखा, इंटीग्रल BC FZ dz इक्वल इंटीग्रल BC 5 sin 2z dz। यहां पर भी z की वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिलेगा I2 इक्वल इंटीग्रल BC 5 sin 2 x प्लस आयटा y इंटू dx प्लस आयटा dy। अब फिर से B to C देखिए, यहां पर x की वैल्यू 1 है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए dx की वैल्यू 0 हो गई। वहीं दूसरी तरफ y की वैल्यू -1 से 1 वेरी कर रही है, इस वजह से ही लिमिट बनेगी y की -1 to 1। अब इसमें रखिए तो देखो क्या मिलेगा, I2 इक्वल इंटीग्रल -1 to 1 5 sin 2 x अपनी वैल्यू ले रहा है 1 प्लस आयटा y, दूसरे ब्रैकेट में dx की जगह 0 आ गया प्लस आयटा dy अपनी जगह है। तो आप समझ रहे हैं यहां पर किसकी वैल्यू आ रही है, x अपनी वैल्यू ले रहा है 1 और y की लिमिट आ रही है -1 to 1। इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो आप इसे लिख सकते हैं I2 इक्वल इंटीग्रल -1 to 1 5 sin 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयटा इंटू आयटा dy। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा I2 इक्वल -5/2, साइन का इंटीग्रेशन हुआ cos 2 1 प्लस आयटा y और लिमिट आ रही है -1 to 1। इसमें अपॉन पर y का कोफिशिएंट आयटा और आएगा जो कि पहले एक आयटा को कैंसिल कर देगा। अब इसमें लिमिट आएगी तो बनेगा I2 इक्वल -5/2 cos 2 1 प्लस आयटा y की जगह पहले 1 आ गया है माइनस लोअर लिमिट cos 2 1 माइनस आयटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी इस तरह से। अब हम इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका इंटीग्रल CD FZ dz इक्वल, हमने इंटीग्रल CD में FZ की वैल्यू 5 sin 2z रख दी है। अब Z की वैल्यू होती है x प्लस आयटा y और dz होता है dx प्लस आयटा dy। अब थर्ड पार्ट में देखिए भाई CD में यहां पर y की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, इस वजह से dy की वैल्यू 0 है। वहीं दूसरी तरफ x की वैल्यू 1 to -1 वेरी कर रही है। अब इसमें रख दीजिए तो देखो क्या बनेगा, I3 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 5 sin 2 x प्लस आयटा इंटू dx प्लस आयटा dy की जगह 0 आ गया है। इसको ठीक करके लिखे तो कुछ ऐसा बनेगा, I3 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 5 sin 2 x प्लस आयटा dx। अब साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपको मिलेगा I3 इक्वल -5/2 cos x प्लस आयटा, लिमिट आ रही है 1 to -1। अब इसकी लिमिट रखेंगे आप तो I3 इक्वल -5/2 cos 2 -1 प्लस आयटा माइनस cos 2 1 प्लस आयटा हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह -1 आएगा पहले, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले वाले cos से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह से बनके लिख सकते हैं, I3 इक्वल -5/3 cos 2 1 माइनस आयटा माइनस cos 2 1 प्लस आयटा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, पार्ट DA FZ dz इक्वल इंटीग्रल DA 5 sin 2z dz। फिर से हमने z की वैल्यू रख दी तो 5 sin 2 x प्लस आयटा y dx प्लस आयटा dy हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखिए, यहां पर x की वैल्यू -1 है जो कि कांस्टेंट है, इस वजह से dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि y की जो लिमिट है वो 1 to -1 वेरी कर रही है। अब यहां पर वो वैल्यू लेंगे तो I4 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 5 sin 2 ब्रैकेट में x अपनी वैल्यू ले रहा है -1 प्लस आयटा y इंटू ब्रैकेट में दूसरा dx की जगह 0 प्लस आयटा dy हो गया। इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो आपको मिलेगा I4 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 5 sin 2 -1 प्लस आयटा y आयटा dy। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा I4 इक्वल -5/2, बाहर हमने किया cos 2
-1 प्लस आइटा वाई, लिमिट आ रही है 1 to -1, लिमिट रख दीजिए तो आपको मिलेगा i4 इक्वल -5/2 cos 2 -1 प्लस आइटा वाई की जगह -1 आएगा लेकिन वो माइनस आइटा हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 2 -1 प्लस आइटा वाई की जगह 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट से फिर से -1 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा i4 इक्वल -5/2 cos 2 1 प्लस आइटा माइनस cos 2 1 माइनस आइटा, इक्वेशन नंबर 4। अब हम करेंगे क्या, इन चारों पार्ट्स को ऐड करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड हमने लिखा था इन चारों पार्ट का सम, ए बी बी सी सी डी डी ए का सम। तो जब हम इसका सम करेंगे तो आप देखेंगे इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल, हमने -5/2 बाहर ले लिया ब्रैकेट से, पहले पार्ट की वैल्यू आ गई cos 2 1 माइनस आइटा माइनस cos 2 1 प्लस आइटा, प्लस सेकंड पार्ट की वैल्यू आ रही है cos 2 1 प्लस आइटा माइनस cos 2 1 माइनस आइटा, प्लस थर्ड पार्ट की वैल्यू आ रही है cos 2 1 माइनस आइटा माइनस cos 2 1 प्लस आइटा, प्लस फोर्थ पार्ट की वैल्यू आ रही है cos 2 1 प्लस आइटा माइनस cos 2 1 माइनस आइटा। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो 1 माइनस आइटा वाले हैं वो एक दूसरे से कैंसिल ऐसे हो जाएंगे और 1 प्लस आइटा वाले भी आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल मिला के वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 हो गई है, हेंस हम कह सकते हैं कि कॉचीज थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक स्क्वायर क्लोज्ड कंटूर में इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड को 0 दिखा दिया है इस कर्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एफ जेड इक्वल 3z स्क्वायर माइनस आइटा जेड माइनस 4। इसके लिए आपको वेरीफाई करना है कि अगर सी एक स्क्वायर है, वही पुराना 1 प्लस माइनस आइटा एंड माइनस 1 प्लस माइनस आइटा वर्टिसेस वाला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, तो इसमें भी हमें कॉचीज थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हमने एफ जेड को लिखा 3z स्क्वायर माइनस आइटा जेड माइनस 4, और फिर से हम अपनी ज्योमेट्री बनाते हैं तो हमारे पास ए बी सी डी वो एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस -1 -1 1 -1 1 1 और -1 1 है, जिनको हमने नाम दिया है ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। अब पार्ट ए बी के लिए देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि y की वैल्यू -1 है जो कि कांस्टेंट है, इस वजह से dy की वैल्यू 0 हो गई, जबकि x की वैल्यू -1 से 1 वेरी कर रही है तो ये लिमिट का काम करेगी। बीसी पार्ट के लिए आप देखेंगे x की वैल्यू 1 कांस्टेंट है दोनों कोऑर्डिनेट्स में, इसलिए dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि y की वैल्यू देखो इन कोऑर्डिनेट्स में -1 है और c कोऑर्डिनेट में 1 है, इस वजह से y अपनी लिमिट बनाएगा -1 to 1। अब cd कोऑर्डिनेट में ध्यान से देखिए, यहां पर y इक्वल 1 है दोनों कोऑर्डिनेट्स में, c में भी 1 है d में भी 1 है, तो y इक्वल 1 एक कांस्टेंट है, इसलिए dy इक्वल 0 हो जाएगा, जबकि c में x की वैल्यू 1 है और d में x की वैल्यू -1 है, इस वजह से x वेरी करेगा 1 to -1 और वो लिमिट का काम करेगा। जबकि फोर्थ पार्ट डी ए में आप देखेंगे तो यहां पर x इक्वल -1 कांस्टेंट है, क्योंकि d में x -1 है और a में भी x -1 है, इसलिए वो एक कांस्टेंट हुआ और dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ d में y की वैल्यू 1 है, a में y की वैल्यू -1 है, इसलिए वेरी कर रही है और y इक्वल 1 to -1 उसकी लिमिट बन जाएगी। तो अब हम करते क्या है, अपने इंटीग्रल को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड, इंटीग्रल बी सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड। और इन चारों पार्ट्स को फिर से हमें एक एक करके वैल्यू निकालनी है, लास्ट में उनको जोड़ेंगे, हम दिखाएंगे कि उसका आंसर 0 आएगा। तो पहले पार्ट के लिए चलते हैं, इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ जेड की वैल्यू आ गई है 3z स्क्वायर माइनस आइटा जेड माइनस 4 इंटू डी जेड बाहर चल रहा है। अब हमें पता है z की वैल्यू होती है x प्लस आइटा y और dz होगा dx प्लस आइटा dy। इसमें रखेंगे तो हमने इसको नाम दिया I1 इंटीग्रल ए बी इक्वल 3 ब्रैकेट में x प्लस आइटा y का स्क्वायर माइनस आइटा, फिर से ब्रैकेट में x प्लस आइटा y माइनस 4 और बाहर dz की वैल्यू आ रही है dx प्लस आइटा dy। अब ए बी पोर्शन के लिए हम बता चुके हैं कि y की वैल्यू -1 आएगी और जहां dy है वहां 0 हो जाएगा और x अपनी लिमिट बनाएगा -1 to 1। तो देखिए क्या बनेगा, I1 इक्वल इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेट में आया 3 इंटू एक्स माइनस आइटा, ये इस वजह से आया क्योंकि y की वैल्यू -1 रखी है। आगे भी देखिए माइनस आइटा ब्रैकेट में x माइनस आइटा, फिर से y की वैल्यू -1 रखी है, -4 आगे दूसरे ब्रैकेट में लिखा है dx प्लस आइटा, dy की जगह 0 आ चुका है। अब इसको ठीक करके लिखे तो आपको मिलेगा I1 इक्वल इंटीग्रल -1 to 1 3 x माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस आइटा x माइनस आइटा -4 इंटू dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। I1 इक्वल आपको मिलेगा x माइनस आइटा का होल क्यूब माइनस आइटा इंटू x माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x, लिमिट आ गई -1 to 1।
अब इसकी लिमिट रख दीजिए, i1 ही मिलेगा आपको 1 माइनस आयटा का क्यूब माइनस आयटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, एक्स की जगह 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट में -1 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, -1 माइनस आयटा का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयटा इंटू ब्रैकेट में -1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4। और अगर हम इसको कुछ ठीक करके लिखे तो हम लिख सकते हैं i1 इक्वल 1 माइनस आयटा का होल क्यूब माइनस आयटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 प्लस इस ब्रैकेट से हमने माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस आयटा का होल क्यूब बना दिया प्लस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा का स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, उसमें से भी माइनस कॉमन लिया और माइनस 4। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास मिली है। इसी तरह से हम पार्ट बी टू सी देखेंगे, एफ जेड डी जेड इक्वल तो इंटीग्रल बी सी 3z स्क्वायर माइनस आयटा जेड माइनस 4 dz। यहां पर भी आप z की वैल्यू रख दीजिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, i2 इक्वल इंटीग्रल बी सी 3x प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर माइनस आयटा x प्लस आयटा वाई माइनस 4 और बाहर dz की वैल्यू आ रही है dx प्लस आयटा dy। अब बीसी पार्ट के लिए हम देखेंगे x की वैल्यू 1 है तो जहां भी x होगा उसको हम 1 रखेंगे और dx की वैल्यू 0 है, जबकि y अपनी लिमिट लेगा -1 to 1 तो देखिए क्या बनेगा, i2 इक्वल लिमिट आ रही है y की -1 to 1 ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स ने 1 अपनी वैल्यू ली प्लस आयटा डी वाई का होल स्क्वायर हो गया माइनस आयटा, फिर से x ने 1 अपनी वैल्यू ली प्लस आयटा y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में dx की जगह 0 आ गया प्लस आयटा dy अपनी जगह ऐसे ही लिखा है। इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो आप लिख सकते हैं i2 इक्वल आयटा इंटीग्रल -1 to 1 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा माइनस 4 dy। अब हम इसका y के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा i2 इक्वल ब्रैकेट में 1 प्लस आयटा y का होल क्यूब माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 आयटा y। ये जो y का कोएफिशिएंट आयटा है ना, जब ये अपॉन पर आएगा तो बाहर वाले आयटा को कैंसिल कर देगा और 4 के साथ वो आयटा बाहर वाला मल्टीप्लाई करेगा, इस वजह से -4 आयटा y लिख दिया है। लिमिट लगी है -1 to 1। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा i2 इक्वल 1 प्लस आयटा का होल क्यूब माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 आयटा। ये तीन टर्म आपको अपर लिमिट 1 रखने से मिलेगा, जबकि लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -1 माइनस आयटा का होल क्यूब प्लस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 आयटा। ये लास्ट की तीन टर्म्स लोअर लिमिट -1 रखने से मिली है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब इसमें हम थर्ड पार्ट देखेंगे, इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल सी डी एफ जेड की वैल्यू आ गई है 3z स्क्वायर माइनस आयटा जेड माइनस 4 इंटू डी जेड। अब हम फिर से z की वैल्यू x प्लस आयटा y और dz को dx प्लस आयटा dy रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर भी समझ लीजिए i3 मतलब cd पार्ट में y की वैल्यू 1 है, dy 0 हो जाएगा, x अपनी लिमिट लेगा 1 to -1 तो इसमें रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा i3 इक्वल x की लिमिट आ रही है इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में 3 इंटू x प्लस आयटा, y ने वैल्यू 1 ले ली अपनी माइनस आयटा x प्लस आयटा, फिर से y की वैल्यू 1 होगी -4 dx प्लस आयटा dy की जगह 0 हो गया। ठीक करके लिखे तो कुछ ऐसा बनेगा i3 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में 3 इंटू 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर माइनस आयटा इंटू x प्लस आयटा माइनस 4 इंटू dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा i3 इक्वल x प्लस आयटा का होल क्यूब माइनस आयटा इंटू x प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x। लिमिट आ गई है 1 to -1। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, i3 इक्वल ब्रैकेट में अपर लिमिट -1 रखेंगे तो मिलेगा -1 प्लस आयटा का होल क्यूब माइनस आयटा इंटू फिर से x की जगह -1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू -1 है। अब लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -1 प्लस आयटा का होल क्यूब, फिर आगे प्लस हो जाएगा आयटा इंटू 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस 4। इसको भी थोड़ा ठीक करके लिखे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं i3 इक्वल ब्रैकेट में -1 माइनस आयटा का होल क्यूब माइनस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 माइनस 1 प्लस आयटा का होल क्यूब प्लस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4। इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमने अभी तक 3 पार्ट की वैल्यू निकाली। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, देखिए क्या होगा। फोर्थ पार्ट इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड। तो इंटीग्रल डी ए एफ जेड की वैल्यू फिर से 3z स्क्वायर माइनस आयटा जेड माइनस 4 डी जेड। अब z को रख दीजिए x प्लस आयटा y और dz होता है dx प्लस आयटा dy, इसमें रख दिया तो हमें मिला i4 इक्वल इंटीग्रल dA और ये पूरा। अब इस फोर्थ पार्ट के लिए समझिए x की वैल्यू -1 है क्योंकि x कांस्टेंट है, इस वजह से dx हो जाएगा 0। दूसरी तरफ y की वैल्यू 1 to -1 वेरी कर रही है, इस वजह से y अपनी लिमिट बनाएगा 1 to -1।
इसमें रख दीजिए तो आपको मिलेगा I4 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स ने अपनी वैल्यू ली -1 प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर माइनस आइटा इंटू ब्रैकेट में एक्स फिर से अपनी वैल्यू ले रहा है -1 प्लस आइटा वाई -4 और दूसरे ब्रैकेट में dx की जगह 0 हो गया प्लस आइटा dy एज इट इज। इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो फिर से आपको मिलेगा I4 इक्वल आइटा हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में 3 इंटू -1 प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर माइनस आइटा इंटू -1 प्लस आइटा वाई फिर -4 और सबसे बाहर dy चल रहा है। अब इसका y के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करेंगे तो आप पाएंगे I4 इक्वल इंटीग्रल -1 प्लस आइटा वाई का होल क्यूब माइनस आइटा इंटू ब्रैकेट में -1 प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 -4 आइटा वाई। लिमिट आ रही है 1 to -1। अब आप इसमें अपर लिमिट -1 और लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा I4 इक्वल ब्रैकेट में -1 माइनस आइटा का होल क्यूब माइनस आइटा इंटू ब्रैकेट में -1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस 4 आइटा माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस आइटा का होल क्यूब प्लस आइटा इंटू फिर से ब्रैकेट में -1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस 4 आइटा। और अगर आप इसको ठीक करके लिखे तो आपको मिलेगा I4 इक्वल -1 प्लस आइटा का होल क्यूब माइनस आइटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस 4 आइटा प्लस 1 माइनस आइटा का होल क्यूब प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 आइटा। इक्वेशन नंबर 4। अब आपको करना क्या है, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करके लिख देना है क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड जो था वो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल बी सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड। इन चारों पार्ट्स की वैल्यू आप जब इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पहली रो में लिखी है प्लस दूसरे पार्ट की वैल्यू दूसरी रो में प्लस करके तीसरे पार्ट की वैल्यू थर्ड रो में और प्लस करके फोर्थ पार्ट की वैल्यू फोर्थ रो में। और ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 है। इसका मतलब कॉचीज थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने इन चारों पार्ट को अलग अलग निकाला और लास्ट में हमने जब इनको ऐड करके लिखा तो फिर हमने पाया कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड 0 हो रहा है। अब एक और सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको वेरीफाई करना है कॉचीज थ्योरम को फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 के लिए, जहां पर c एक स्क्वायर है विद वर्टिसेस 1 प्लस माइनस आइटा एंड -1 प्लस माइनस आइटा। सॉल्यूशन देखिए इसका। एफ जेड की वैल्यू लिखी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 और हमारे पास जो गिवन कंटूर c है मतलब क्लोज्ड कर्व है वो है वही पुराना हमारा स्क्वायर ABCD जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 -1 1 1 -1 1 1 और -1 1 है। ये चारों कोऑर्डिनेट हमारे इन्हीं दो कोऑर्डिनेट से बन रहे हैं क्योंकि एक कोऑर्डिनेट में एक पेयर है 1 1 और 1 -1, दूसरे में -1 1 और -1 1 है। तो इन्हीं चारों से मिलाकर ये चार कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। अब फिर से वही समझना है, ए बी पार्ट के लिए y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है -1, इस वजह से dy 0 हुआ और x अपनी लिमिट लेगा -1 to 1। पार्ट BC के लिए x की वैल्यू 1 कांस्टेंट है तो इसलिए dx को 0 करना है और y की वैल्यू चेंज हो रही है -1 to 1 इसलिए वो लिमिट बनेगा। अब पार्ट CD के लिए देखिए, यहां पर y की वैल्यू दोनों कोऑर्डिनेट में सेम है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, dy 0 हो जाएगा, जबकि x की वैल्यू 1 to -1 वेरी कर रही है तो वो लिमिट बन जाएगी। और फोर्थ पार्ट DA के केस में आप देखेंगे यहां पर कि x की वैल्यू -1 कांस्टेंट है जिस वजह से dx की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 to -1 वेरी कर रही है तो वो लिमिट बनेगी। अब हम इस इंटीग्रल को चार पार्ट में फिर से ब्रेक कर रहे हैं। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल बी सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड। अब एक एक करके हम इन चारों पार्ट्स को निकालेंगे तो पार्ट ए बी के लिए काम करेंगे तो इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल ए बी एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इंटू डी जेड। अब हमें पता है z की वैल्यू होती है x प्लस आइटा y और dz हो जाएगा dx प्लस आइटा dy, तो इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा I1 इक्वल इंटीग्रल ए बी ब्रैकेट में z की जगह आ रहा है x प्लस आइटा y उसका स्क्वायर हो गया प्लस 3 फिर से z की जगह x प्लस आइटा y आ गया प्लस 2 और dz की जगह आ रहा है dx प्लस आइटा dy। ए बी पार्ट के लिए y की वैल्यू -1 रखनी है, dy 0 करना है और x अपनी लिमिट लेगा -1 to 1, तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा I1 इक्वल x की लिमिट आ रही है इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेट में x प्लस आइटा y अपनी वैल्यू लेगा -1 इस वजह से माइनस आइटा हो गया उसका होल स्क्वायर प्लस 3 फिर से x प्लस आइटा y अपनी वैल्यू लेगा -1 तो माइनस आइटा हो गया प्लस 2
आगे dx अपनी जगह ऐसे ही प्लस आइटा dy की जगह 0 हो गया है। इसको थोड़ा ठीक करके लिखिए तो आपको मिलेगा I1 इक्वल इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेट में x माइनस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 3 x माइनस आइटा प्लस 2 बाहर dx। अब इसका x के रिस्पेक्ट पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा I1 इक्वल x माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 x माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x। लिमिट आ गई है -1 to 1। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा I1 की वैल्यू इक्वल 1 माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। ये बना अपर लिमिट, x को 1 रखने पर माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट में -1 माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू -1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। और इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो आपको मिल जाएगा I1 इक्वल 1 माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 प्लस आगे 1 प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें सेकंड पार्ट के लिए हमें निकालना होगा इंटीग्रल बी सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल बी सी एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 डी जेड आ गई है। फिर से हम z की वैल्यू रखेंगे x प्लस आइटा y तो कुछ ऐसा बन जाएगा dz की वैल्यू आ गई dx प्लस आइटा dy। अब बीसी पार्ट के लिए x की वैल्यू 1 है, dx की वैल्यू 0 है तो y अपनी लिमिट लेगा -1 to 1। इसमें रखेंगे तो बनेगा I2 इक्वल इंटीग्रल y की लिमिट आ गई -1 to 1 ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा y का होल स्क्वायर। 1 कैसे बना, x ने अपनी वैल्यू ले ली 1 प्लस 3, फिर से x अपनी वैल्यू 1 ले रहा है तो इसलिए बना 1 प्लस आइटा y प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में dx की जगह 0 आ गया प्लस आइटा dy एज इट इज। इसको ठीक करके लिखा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इसका आपने अगर y के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन किया तो आपको मिलेगा I2 इक्वल 1 प्लस आइटा y का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस आइटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 आइटा y। लिमिट आ गई -1 to 1। यहां पर भी आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो y का कोएफिशिएंट आइटा है ये इंटीग्रल कोएफिशिएंट बनकर अपॉन पर आएगा, लेकिन ये आइटा फिर से पहले वाले आइटा को कैंसिल कर देगा और हम इस 2 आइटा को मल्टीप्लाई करा के 2 आइटा y लिख सकते हैं। अब आप इसकी अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा I2 इक्वल 1 प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 आइटा माइनस 1 माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 आइटा। इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड पार्ट देखिए, इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल सी डी एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz। फिर से इसमें z की वैल्यू x प्लस आइटा y आएगी और dz अपनी वैल्यू लेगा dx प्लस आइटा dy तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। थर्ड पार्ट cd के लिए यहां पर y की वैल्यू इक्वल 1 है जो कि कांस्टेंट होगी, इस वजह से dy 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 to -1 वेरी कर रही है तो वो लिमिट बन जाएगी। तो फिर ये ऐसा बनेगा I3 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में x प्लस आइटा y ने अपनी वैल्यू 1 ले ली, इस वजह से x प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3, फिर से y ने अपनी वैल्यू 1 ली तो x प्लस आइटा बना प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में dx प्लस आइटा dy की जगह 0 हो गया है। और इसको हम थोड़ा ठीक करके लिखे तो आपको मिलेगा I3 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 x प्लस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस आइटा प्लस 2 इंटू dx। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो I3 इक्वल x प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू x प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x। लिमिट आ गई 1 to -1 और इसकी अपर लिमिट -1 और लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा I3 की वैल्यू। और इसको हम ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा I3 इक्वल -1 माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2। इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट इसका फोर्थ पार्ट इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रल डी ए एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz। फिर से हम z को x प्लस आइटा y और dz को dx प्लस आइटा dy रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा I4 की वैल्यू। फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू -1 है, dx हो जाएगा 0 और y वेरी कर रहा है 1 to -1 तो वो लिमिट बन जाएगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा I4 इक्वल इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में x ने अपनी वैल्यू ली -1, इस वजह से आपको मिला -1 प्लस आइटा y का होल स्क्वायर प्लस 3, फिर से x अपनी वैल्यू ले रहा है -1 प्लस आइटा y प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में dx 0 हो गया प्लस आइटा dy अपनी जगह ऐसे ही आ गया। इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो आपको मिलेगा I4 इक्वल आइटा इंटीग्रल 1 to -1 ब्रैकेट में -1 प्लस आइटा y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस आइटा y प्लस 2 बाहर dy। अब हम इसका y के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी I4 इक्वल ब्रैकेट में -1 प्लस आइटा y का होल क्यूब होल अपॉन 3 प्लस 3 इंटू -1 प्लस आइटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 2 आइटा y। यहां पर भी वही केस है, जो कॉफिशिएंट आइटा है वो अपॉन पर आएगा और पहले वाले आइटा को कैंसिल कर जाएगा और ये आइटा 2 को मल्टीप्लाई कर देगा। लिमिट आ रही है 1 to -1। इसमें आप अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी और इसको ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा I4 इक्वल ब्रैकेट में -1 प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 आइटा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 आइटा। इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन चारों पार्ट को ऐड करके लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल था इंटीग्रल ए बी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल बी सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी डी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल डी ए एफ जेड डी जेड। जब आप इन चारों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल पहली रो में फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, दूसरी में सेकंड पार्ट, तीसरी में थर्ड पार्ट की वैल्यू और फोर्थ में फोर्थ पार्ट की वैल्यू आपको ऐसे इसमें प्लस करके लिख देनी है। और फिर आप देखेंगे कि इसमें सारे पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आप इसमें फिर कह सकते हैं कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल 0 आ रहा है, जिसका मतलब है कि कॉचीज थ्योरम वेरीफाई हो गई है। तो इस तरह से इन 3 क्वेश्चंस में आपने देखा कि कितनी मेहनत से हमने इनमें इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 प्रूफ किया है। इन 3 क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स में हर यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके साथ ही हम आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहे हैं एक क्वेश्चन का। इसमें आपको कॉची थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन 3z² प्लस आइटा z माइनस 4 के लिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस इसमें माइनस की जगह प्लस है। आप इसको खुद वेरीफाई करेंगे। इसमें भी जो कंटूर है आपका वो वही एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस 1 प्लस माइनस आइटा और -1 प्लस माइनस आइटा है। तो आप इसको करके जरूर देखिएगा। इसका आंसर भी इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, देखते हैं आप इसको वेरीफाई करते हैं कि नहीं। आप इसको वेरीफाई कर पाए या नहीं कर पाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हम आगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।